हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट पढ़ते हैं वीक फोर्स बचा हुआ था, और वीक फोर्स में ही हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखा था एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग था क्या? तो किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल फॉर्मेशन होता है, उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही हमने क्या नाम दिया था? एच बॉन्डिंग। उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहा था किस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को एच बॉन्डिंग कह सकते हो? तो जो स्ट्रॉन्गर डाइपोल हो, दैट मीन्स उसमें एक एटम क्या हो? हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन से अटैच एटम क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या sp हाइब्रिडाइज कार्बन। उस केस में जो डाइपोल होंगे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और उस स्ट्रॉन्गर डाइपोल को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उससे मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। फिर उसी पे आपने देखा था डिटेल्स में कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब इंटर हो सकते हैं, कब इंट्रा हो सकते हैं। फिर इंटर के दो टाइप थे, होमो और हेटेरो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? पहले हम इसको समझते हैं। ये किसी पोलर मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो। हमने एक मॉलिक्यूल लिया HCl, और एक और मॉलिक्यूल लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तुम कहोगे हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल माइनस। इस पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल माइनस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल प्लस। बोलो हाँ ना? क्या इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को, क्या इसमें फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल होगा क्या? तुम कहोगे हाँ सर, यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन हो सकता है। कहाँ से कहाँ? हाइड्रोजन टू क्लोरीन, और यहाँ भी कहाँ से कहाँ? हाइड्रोजन टू क्लोरीन। बोलो हाँ ना? अगर आप इस डाइपोल की बात करते हो, किसमें डाइपोल की बात करोगे? इस मॉलिक्यूल में डाइपोल की। तो ये जो क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। और इस इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या नाम बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल। लेकिन यही HCl ना होकर के अगर ये HF होता और यहाँ पे भी HCl ना होकर के ये HF होता, तो उस केस में इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन ही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। बोलो है ना? अब यहाँ पे इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे अब इसको वंडर वॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तुम कहोगे ये कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर समझने की कोशिश करो तो समझो, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये H है और ये एक Cl है। इस पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल माइनस। समझो इसके नियर बाय में एक कैटायन आ जाए, तो कैटायन को इस डाइपोल का कौन सा अट्रैक्ट करेगा? हेड या टेल? क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा या हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई यहाँ पे कोई कैटायन आ जाए Na+, क्या आ जाए? Na+, तो अब इस इंटरेक्शन को क्या नाम दोगे तुम कहोगे सर इस इंटरेक्शन को बोलेंगे, चूंकि ये आयन है और ये क्या है? डाइपोल है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ? आयन और डाइपोल के बीच में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल। क्लियर है? अगर कोई एनायन होता तो ये अटैक करता, जैसे मान लो कोई एक Cl- है, ये H है, ये Cl है। इस पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। इस पे कौन सा चार्ज? डेल माइनस। अब ये Cl- आयन किसको अट्रैक्ट करेगा? इसको भी क्या बोल सकते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो ना हाँ ना? अगर मान लो कि किसी हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले ले, क्या ले ले? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तुमको जितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं, मैं सारे पॉसिबल केस डिस्कस कर देता हूँ। क्या इसके बीच में कोई पोलरिटी होगी क्या? तुम कहोगे अगर दोनों सेम एटम है सर, तो इसके बीच में कोई पोलरिटी नहीं होगी, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। और इस मॉलिक्यूल का जो म्यू होगा वो म्यू कैसा होगा? 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। हालांकि ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका। समझो इसके बगल में अगर मैं किसी आयन को ले आऊँ, किसको ले आऊँ? आयन। मैं एक आयन इसके पास में ले आता हूँ। समझो यहाँ पे मैं एक आयन ले लिया, ये X- इलेक्ट्रॉन रिच है, एनायन है ना? ये क्या है?
और एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस जो मॉलिक्यूल में कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अरे बोलो ना, इस आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये Cl2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मतलब नेट डाइपोल क्या है इसका, जीरो है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बोलो ना, है ना, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, होगा क्या कि ये निगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन न्यूक्लियस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर शिफ्ट होंगे। बोलो है ना, कब, जब तक इस x माइनस को रखोगे तब तक इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस पर थोड़ा चार्ज डेवलप होगा, इस पर क्या जाएगा, डेल प्लस, इधर क्या जाएगा, डेल माइनस। अब तुम इसको हटा दो, इसको छुपा दो, ये मॉलिक्यूल फिर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ किसके वजह से, इस आयन की वजह से, अगर इस आयन को हटा दोगे तो चार्ज इंड्यूस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। तो इसमें भी तो चार्ज इंड्यूस हुआ, तो डाइपोल इंड्यूस हुआ। इस डाइपोल को बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज इसके वजह से, इस डाइपोल को क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनायंस होगा, अगर कोई कैटायन है तो उसके वजह से भी होगा। मान लो ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे कोई एक कैटायन ले लेता हूं मैं M+, तो कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर आ जाएंगे, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस। यहाँ पे भी जो इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे भी डाइपोल इंड्यूस हुआ। इस इंट्रैक्शन को क्या नाम देंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या नाम देंगे, बोलो ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चलो एक और केस तुमको पढ़ाता हूँ। मान लो मैंने ये लिया, ये H है, ये Cl है, क्या इसमें डाइपोल होगा, होगा ना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इस पे कौन सा, डेल प्लस, डाइपोल का डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, जो समझो Cl ही ले लेता हूँ, Cl और Cl। इस डाइपोल की वजह से इसमें फिर से डाइपोल इंड्यूस होगा, होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, या नींद में चले गए तुम लोग। तो ये निगेटिव है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, इसका डाइपोल इधर की तरफ, फिर इसमें इंट्रैक्शन होगा। ये तो डाइपोल है, ये क्या है, और ये क्या है, इंड्यूस, और इस इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। समझ में आने आया। ये जितने भी तमाम केस मैंने सारे बताए, सारे के सारे वीक फोर्स है, सारे के सारे क्या होंगे। एक और केस बता देता हूँ, बता दो, बोलो ना। समझो ये एक एटम है, नियन एटम, ये एक एटम क्या है, इनर्ट गैस है, नियन। इस एटम का भी अपना एक क्या होगा, ऑर्बिट, और ये क्या होगा, न्यूक्लियस। और इस एटम का भी अपना एक ऑर्बिट, एक क्या होगा, एक एटम, पहले एटम नियन के न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अरे तेरी वाली, मेरी वाली, मेरी वाली, तेरी वाली। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो है ना। इस अट्रैक्शन को क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, वंडर वॉल इंट्रैक्शन। सारे के सारे वंडर वॉल इंट्रैक्शन ही है, बोलो है ना, कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के सेंटर के टुवर्ड्स, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पहले एटम के न्यूक्लियस टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। और जितने भी केस बताए, इसी को हम लोग वीक फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वीक फोर्स, या क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। कह रहे वंडर वॉल फोर्स, दीज आर वीक, नॉन डायरेक्शनल, नॉन वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द न्यूट्रल स्पीशीज। बोलो है ना। इस केस में देखो, जितने भी मैंने केस बताए तुमको, सारे के सारे स्पीशीज न्यूट्रल है या नहीं है। ये तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इसको नहीं पढ़ते हैं।
ये X को हटा दो तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। इस M को हटा दो तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। इस HCl को हटा दो तो Cl2 मॉलिक्यूल भी क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पे दोनों एटम भी क्या है, बोलो है ना। तो जितने भी केस होते हैं सब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन होता है और उसी इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर वीक नॉन डायरेक्शनल नॉन वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द क्या बेटा, न्यूट्रल स्पीशीज। दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर ड्यू टू क्या बेटा, इंड्यूस्ड पोलरिटी काउज्ड बाय टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द इनर्ट एटम बिकम द क्या बेटा, टेम्पोररी डाइपोल। किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल या एटम के लाने से उसमें पार्शियली सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, उस सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, और उससे जो डाइपोल डेवलप होगा उसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है दिस इज टेम्पोररी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल, टेम्पोररी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस अपोजिट डाइपोल इन क्या बेटा, सराउंडिंग मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। One end become negative and another end become क्या बेटा, पॉजिटिव। These partially charged end induce surrounding molecule accordingly। जैसे देख लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो अगर इस पे चार्ज कौन सा है, डेल माइनस, तो इस पे कौन सा चार्ज है, डेल प्लस, बोलो है ना। और इसका ये एंड अगर डेल माइनस है तो ये एंड क्या हो जाएगा, डेल प्लस, तो उसका एंड क्या होगा, डेल माइनस। समझ में आया। अब ये तो जितनी भी चीज़ बताए सब समझाने के लिए बताया, इसमें 2-3 चीज़ याद रखना। वंडर वॉल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वंडर वॉल फोर्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम पे। किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही है वंडर वॉल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट या क्या बेटा, मॉलिकुलर वेट। जितना बिगर साइज होगा उसका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स डिपेंड अपॉन इजीनेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होगा, जितना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा उतना ज़्यादा वंडर वॉल स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। उतना ज़्यादा वंडर वॉल स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ या ना। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज कब ज़्यादा हो सकता है, इंड्यूस। मान लो कोई एक एटम का साइज ये है और दूसरा एक एटम का साइज ये है, किस में चार्ज इजीली इंड्यूस हो सकता है, छोटे साइज के एटम में या बड़े साइज के एटम में। तो होगा क्या, बताता हूँ। अगर एटम का साइज छोटा है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और एटम का साइज बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। और जितना शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना चार्ज इंड्यूस होगा, उतना स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स होगा। बस तुमको कभी क्वेश्चन भी मिलेंगे ना तो इतना याद रखोगे कि वंडर वॉल स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगा। जैसे इनर्ट गैस है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब बॉन्ड तो बनाते नहीं है। तो इस केस में कौन सा बॉन्ड होगा, वंडर वॉल फोर्स कौन सा केस होगा। तो जब तुम टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो हीलियम और नियन में किस में वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगा, नियन में। तो मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीजेज। और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस एलिमेंट एंड हेलोजन इंक्रीजेज क्या बेटा, डाउन द ग्रुप। तो इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। 3 टाइप के वंडर वॉल फोर्स होते हैं, जिसमें पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्स। कौन सा फोर्स है, इसी को क्या बोलते हैं, किसम फोर्स। 2 डाइपोल के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा ना उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन याद रखना अगर वो डाइपोल हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp कार्बन है तो उसको डाइपोल डाइपोल ना बोल करके H बॉन्डिंग बोलेंगे, और अदरवाइज जितने भी डाइपोल होंगे उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स या किसम फोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा देख लेना, दूसरा है इसको डिवे फोर्स बोलते हैं या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मतलब एक डाइपोल होगा और दूसरा क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। एग्जाम्पल से समझोगे तो ये HCl और दूसरा Cl और Cl, इसमें तो डाइपोल इंड्यूस होगा। इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इस पे कौन सा, डेल प्लस।
इसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, लेकिन इसके वजह से इसमें चार्ज सेपरेट करेगा। बोलो ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके प्रेजेंस में इस पर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। इस पे डेल माइनस, तो इस पे कौन सा डेल प्लस, इस पे कौन सा डेल माइनस। तो ये डाइपोल है, ये क्या है, इंड्यूस डाइपोल। और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन को नाम क्या दे सकते हैं, और इसी फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, या इसको क्या बोलते हैं, डी वेव फोर्स। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डाइपोल। और ये क्या हुआ, पहला फोर्स कौन सा था, डाइपोल डाइपोल, मतलब दो डाइपोल के बीच में। इसका मतलब ये HCl है और ये भी क्या है, HCl। इस पे कौन सा चार्ज, डेल माइनस। इस पे कौन सा, इस पे कौन सा, इस पे कौन सा, दूसरा कौन सा, डाइपोल इंड्यूस। और थर्ड देख लो, थर्ड कौन सा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब दोनों में डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, दोनों में डाइपोल क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कोई एक आयन ले लेता हूँ, ध्यान से समझना, X माइनस है, और यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ ClNCl। इसके प्रेजेंस में इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे माइनस है तो इस पे कौन सा होगा, डेल प्लस, इस पे कौन सा डाइपोल, ऐसा होगा। इसको हटा दो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसके बगल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H और H। अब बता, इसके होने से इस पे भी चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, ये डेल माइनस, तो ये कौन सा, ये कौन सा, कि तमाम केस जितने भी केस है ऑल आर कौन सा है, वंडर वॉल फोर्स। और उसी के मैंने तुमको टाइप बता दिए, बोलो हाँ है ना। अब तुम डिफिनेशन पढ़ के देख लो, तुमको तीनों समझ में आ जाएगा। कह रहा है वन डाइपोल मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर डाइपोल मॉलिक्यूल टू ब्रिंग अपोजिट एंड। अरे इसका माइनस इसके प्लस अपोजिट एंड है या नहीं है, इस डाइपोल का जो हेड है, इस डाइपोल के किस से, टेल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। बोलो, ब्रिंग अपोजिट एंड क्लोज टू ईच अदर फॉर द अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये क्या कहता है कि अगर ये डाइपोल ऐसा भी होता, मान लो ये H है, ये Cl है, इस पे डेल माइनस, ये डेल प्लस, और कोई ये मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है, ये H है, ये Cl है, इस पे कौन सा डेल माइनस, इस पे कौन सा डेल प्लस। तो इस इंटरेक्शन से ये इसके टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ परमानेंट डाइपोल, और किसके बीच में, परमानेंट डाइपोल और क्या बेटा, इंड्यूस डाइपोल। इसी को क्या बोलते हैं, डी वेव फोर्स या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और तीसरा कह रहा है लंडन डिस्पर्सन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स ड्यू टू वेरिएशन और मूवमेंट ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियाई शिफ्टेड टेम्पोरली टुवर्ड्स अपोजिट एंड लीड्स टू अट्रैक्शन बिटवीन देम, दीज एटम और नोबल गैस के बीच में जो होता है। बोलो ना हाँ या ना, कर लोगे तुम। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, पहला डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस, फिर इंस्टेंटेनियस वाला। तो मैग्नीट्यूड पूछे किसम फोर्स, देन कौन सा, डी वेव फोर्स, और कौन सा, लंडन डिस्पर्सन। बोलो ना हाँ या ना। यही तुम्हारा लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ था, जो हम लोग को क्या पढ़ना था, वंडर वॉल फोर्स। हमने सारे फोर्स पढ़ लिए थे। मैंने कहा था ना, जब कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, जब कोई रिश्ता नहीं होता है, तो एक कौन सा रिश्ता होता है, इंसानियत का रिश्ता। उसी इंसानियत के रिश्ते को क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स। और तुम्हारे जीवन में जितने टाइप के ह्यूमनिटी वाले रिलेशनशिप होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे क्या डाल दोगे, वंडर वॉल फोर्स में। लास्ट में है अदर वीक फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। एक आयन दूसरे डाइपोल के टुवर्ड्स क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। कैटायन है तो डाइपोल के हेड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, एनायन है तो डाइपोल के इंड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। बोलो हाँ या ना। दैट्स ऑल अबाउट योर कौन सा फोर्स, वंडर वॉल फोर्स। यही तुम्हारा कौन सा सिलेबस था, वंडर वॉल फोर्स था। और यही तुम्हारा क्या था, केमिकल बॉन्डिंग। याद करो कि केमिकल बॉन्डिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और टॉपिक कहाँ से खत्म हो गया। तो लेट अस रिकॉल केमिकल बॉन्डिंग इन 5 मिनट्स। हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते ही क्यों है, हाँ है ना। कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को क्या करे, अटेंड करे, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन जाए, स्टेबल बन जाए। और उसी स्टेबिलिटी की तलाश में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अगर तुम नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो हमेशा फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको ऑक्टेट या डुप्लेट बोलते हैं। और हर एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में बॉन्ड बना लेता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में क्या क्या हो सकता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, एटम या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या एटम या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर पेयर करेगा, और इससे टाइप ऑफ बॉन्ड बनेंगे। और इसी के बेसिस पर हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखा था और लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखा था। अगर कोई दो ऐसे एटम, एक में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से क्या है, कम है, तो जिसमें ज़्यादा है वो लॉस करके कैटायन बनाएगा और जिसमें कम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएगा। और इस केस में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, दूसरा एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और उस केस में क्या बनेंगे, आयनिक बॉन्ड। फिर आयनिक बॉन्ड में हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल देखा था, हाँ या ना। फिर उसके बाद कोई आयनिक कंपाउंड कितना ज़्यादा कोवलेंट है, उसी के लिए हमने क्या देखा था, फेजांस रूल देखा था, या पोलराइजेशन, कोवलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड। कहता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उस केस में पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल का कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग ने कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था, और कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले हमने बॉन्डिंग देखा था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या देखा था, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्टेट का कंप्लीट होना केमिकल बॉन्डिंग का रीजन नहीं है, हमेशा किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका पेयर होना ही मेन रीजन है बिहाइंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। Pairing of unpaired electron is main reason behind chemical bond formation rather than completion of duplet और octet। क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल ऐसा है, जैसे बोरोन फैमिली के मॉलिक्यूल, बोरोन हो, एल्युमिनियम है, उनके 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, जो एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं PCl5 SF6 जहाँ पे ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। और कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये सब किसका, लेवी डॉट स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक था। और सब ये हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में आके पढ़ लेते हैं कि जितने भी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना ही केमिकल बॉन्डिंग का रीजन होता है। फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और पढ़ते हैं कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल है, तो पहले लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में, फिर उसका पेयरिंग कराओगे, बोलो है ना। और उस केस में हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनता है, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी की बात करते हैं। और जितने भी एलिमेंट थर्ड पीरियड के बाद आते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है एंड दे विल से वेरिएबल वैलेंसी। उसी के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 भी बनाते हैं, 4 भी बनाते हैं, 6 भी बनाते हैं, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 भी बनाते हैं, 3 भी बनाते हैं, 5 भी बनाते हैं और 7 भी बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है, हाँ है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल वैलेंसी सिर्फ थर्ड पीरियड के एलिमेंट शो करेंगे, सेकेंड पीरियड के भी कुछ एलिमेंट शो करते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। क्या पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, और फिर उस ओवरलैपिंग में हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सियल, दूसरे को क्या बोलते हैं, लेटरल। और 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या बेटा, पाई बॉन्ड। फिर हम लोग नेचर ऑफ सिग्मा और पाई पढ़ते हैं, और किस किस ओवरलैपिंग से सिग्मा बन सकते हैं, किस किस ओवरलैपिंग से पाई बनते हैं, वो हमने देखा था। सिग्मा कब बन सकता है, S और S के ओवरलैपिंग से, S और P के ओवरलैपिंग से, P के एक्सियल ओवरलैपिंग से, और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं। सिर्फ पाई एक ही बनाता है, P का लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, पाई बनते हैं, बोलो हाँ ना। फिर हमने देखा था सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, पाई नॉन डायरेक्शनल होता है, पाई वीकर बॉन्ड होता है, हाँ या ना। फिर VBT कहता है कि जितना छोटे ऑर्बिटल होंगे उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा होगा, जितना डायरेक्शनल नेचर के ऑर्बिटल होंगे उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और VBT से हम लोग ओवरलैपिंग से सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ लेते हैं। लेकिन VBT का ड्रॉबैक क्या था
कि अगर अलग अलग शेप या डायरेक्शन नेचर के ऑर्बिटल है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अलग अलग होगा। और CH4 मॉलिक्यूल में हमने देखा था ये एग्जांपल कि 3 बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से बनते हैं और 1 बॉन्ड ss ओवरलैपिंग से बनते हैं, हाँ या ना। और एक ही मॉलिक्यूल के सेम एटम के बीच में अलग अलग बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चूंकि अलग अलग था। फिर उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? और VVT के बाद नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जहाँ पे क्या होता है ओवरलैपिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का। फिर उसी के बाद हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन होने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप का पता चल जाता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चल जाता है, जिससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल वगैरह हम पता कर पाते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज है तो वो कैसा होगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर कोई मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज है तो 120 होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल 109 होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल sp3d, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 6, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, बोलो हाई ना। और किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 7 है तो वो कैसा होगा, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, क्लियर है। इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चल गई, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल पता चल गया, हाँ या ना। और फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था, स्ट्रक्चर से भी एंड फॉर्मूला से भी, बोलो हाँ या ना। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल करके तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। फिर देखा कि अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर आ जाए, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या जाए, लोन पेयर जाए, तो उससे मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो जाती है। और मॉलिक्यूलर शेप चेंज होने की वजह से हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसका नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिससे मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है। मॉलिक्यूल का क्या पता चलता है, शेप, क्लियर है। अब पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, जिसमें 2 के 2 बॉन्ड पेयर थे, उसमें लोन पेयर आने की संभावना नहीं हो सकती है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। एक केस ये हो सकता है कि तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, तीनों के तीनों बॉन्ड बनाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 बॉन्ड बनाए, एक में लोन पेयर आ जाए। तो पहला केस आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3+0, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। दूसरा आएगा 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, बोलो ना हाँ या ना। अब उस केस में देखोगे तो एक मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर था, दूसरा मॉलिक्यूल कैसा था, बेंट शेप था। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कितने से कम होगा, 2.5 डिग्री से कम होगा, क्लियर है। एक का एग्जांपल होगा SO3, दूसरे का एग्जांपल होगा SO2। फिर हम लोग पढ़ते थे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर। फिर दूसरा केस 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। और तीसरा केस 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। एग्जाम्पल CH4 NH3 H2O। अगर CH4 चारों का चारों बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप तभी चेंज होगा जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आएगा। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर पिरामिडल, क्लियर। H2O में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप इन्वर्टेड V शेप या बेंड शेप, हाँ या ना। बॉन्ड एंगल 109.5, 107, 105, 2.5 डिग्री से कम होता जाएगा। फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो केस क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 5+0, 4+1, 3+2, 2+3। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। 5+0 में शेप और ज्योमेट्री सेम होगा। 4+1 में क्या होगा, सीसो होगा। 3+2 में टी शेप और 2+3 में लीनियर, क्लियर है। फिर आ जाओ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसका पहला केस क्या होगा, 5+1, जिसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। और दूसरा केस 4+2, जिसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा केस आ जाओ, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 7 है तो क्या होगा, पेंटागोनल पिरामिडल। अगर 7 में एक लोन पेयर आ जाए तो 6+1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, पेंटागोनल होगा,
क्लियर है? ये सारे किसके केस थे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के केस थे, जिसमें अलग अलग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फिर इसको मैंने कई सारे एग्जाम्पल भी किए थे, आपको ट्रिक से भी निकालना बता दिया था, हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बेटा पढ़ाया था बॉन्ड पैरामीटर, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, साइड एटम, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम हो, बॉन्ड पेयर भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, अगर सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम चेंज हो जाए तो उससे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल में क्या फ़र्क पड़ेगा, सारे बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा दिया था। फिर आपको उसमें पढ़ा दिया था रेजोनेंस के होने की वजह से भी मॉलिक्यूल का क्या होगा, चेंज पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया था, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज पड़ेगा। फिर आपको मैंने फॉर्मल चार्ज निकाला बताया था, और उसी के साथ साथ बीच में मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया था। आयनिक बॉन्ड हो चुका था, कोवलेंट बॉन्ड हो चुका था, और बीच में मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, या पोलर कोवलेंट बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक वैसा एटम जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, या लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट हो, और दूसरा वो एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट में क्या हो, लोन पेयर हो। तो जो एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो एक्सेप्टर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसको लेविस एसिड बोलते हैं। और दूसरा एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो विथ लोन पेयर, वो डोनर एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। और एक डोनर एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्टर को डोनेट कर सकता है। जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कभी भी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर मैंने कहा था कि अगर किसी का भी बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल होगा। लेकिन O2 के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अकॉर्डिंग टू VBT, बट O2 को जब मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था, और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था। और उसी को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा क्या बेटा, एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिससे तुम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक नेचर सब निकाल सकते हो। बोलो ना, हाँ या ना। डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में कितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर है उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाइपोल देख के ही पोलर नॉन पोलर बता सकते हो। अगर पॉली एटॉमिक है तो उस केस में नेट डाइपोल निकालोगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल इज कॉल्ड एज क्या बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। नॉन जीरो होगा तो कैसा होगा, पोलर होगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल बता दिया था। फिर उसके बाद हमने वीक फोर्स पढ़ा। वीक फोर्स में 2 फोर्स अपने को पढ़ना था, कौन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल बॉन्डिंग। तो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बेसिकली एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। फिर आपको क्या पढ़ाया, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? थोड़ा सा ये एक स्ट्रॉन्गर टॉपिक है ही, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बेस है केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही केमिकल बॉन्डिंग पड़ता है। तो 11th से पहला एक वैसा चैप्टर है जो पूरे केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इसका यूज होता है। इसलिए लेक्चर को आप ध्यान से करिएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, लेक्चर खुद से समझ के आप नोट्स बनाइएगा। इसके बाद एक ही काम रह गया कि हम लोग इस पर मल्टीपल DPP सॉल्व करेंगे, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस से याद कर पाएँ। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ थ्योरी कंप्लीट है। अब हम लोग जब भी केमिकल बॉन्डिंग पे मुलाकात होगी तो हम लोग क्या इससे करेंगे, DPP पे। हाँ या ना? और इतने देर तक पेशेंस से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं तक। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।